हेलो दोस्तों, वन नाइट प्रेप में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने आ रहे हैं फ्रेमिंग, जो कि डेटा लिंक लेयर का एक और फंक्शन होता है। हमने अभी तक एरर डिटेक्शन, एरर कंट्रोल डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेमिंग। तो जब मैं आपको OSI TCP मॉडल पढ़ा रहा था, तो डेटा लिंक लेयर में मैंने आपको बताया था कि हमें नोड टू नोड डिलीवरी करना होता है। डेटा लिंक लेयर क्या इंश्योर करता है कि नोड टू नोड डिलीवरी हो। जैसे हमारा एक मेन जो सोर्स है, उससे नेटवर्क में जाता है हमारा डेटा और फाइनली डेस्टिनेशन पे हमारा रिसीव होता है। तो सोर्स से डेस्टिनेशन बीच में बहुत सारे नोड्स आते हैं, जिनको हम टेम्परेरी डेस्टिनेशन भी कह सकते हैं, कि वो टेम्परेरीली रिसीव करते हैं और आगे भेज देते हैं। तो इस टाइप के अलग अलग पाथ्स, अलग अलग नेटवर्क्स अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा जाता है। नेटवर्क लेयर के बारे में हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे, बट अभी हम देख रहे हैं कि डेटा लिंक लेयर नोड टू नोड डिलीवरी कैसे इंश्योर करता है कि इस पर्टिकुलर नोड से नेक्स्ट नोड हमारा डेटा एरर फ्री ट्रांसमिट हो पाए। तो उसके लिए वो फ्रेमिंग का कंसेप्ट यूज़ करता है। फ्रेमिंग का मतलब होता है कि हमें एक बहुत बड़ा डेटा ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 10100010, ये हमें ट्रांसमिट करना है। तो अब इसको इतने बड़े डेटा को भेजने से बेटर है वो इसको फ्रेम्स में डिवाइड कर ले। ठीक है, फ्रेम्स में डिवाइड कर ले। फ्रेम्स में डिवाइड करने का एक फ़ायदा और होता है, वो हम नेटवर्क लेयर में देखेंगे कि हम इंडिविजुअल फ्रेम्स को अलग अलग पाथ्स के थ्रू भेज सकते हैं, जिससे हमारा जल्दी पहुंच पाए डेटा। वो हम आगे देखेंगे, बट अभी आप ये देखिए कि हम इसको फ्रेम्स में डिवाइड करके डेटा को नोड टू नोड भेज सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक लंबा स्ट्रीम भेजेंगे तो उसमें एरर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हम कह रहे हैं कि इसको हमें फ्रेम्स में डिवाइड करना है। ठीक है, फ्रेम्स में डिवाइड करना है। तो फ्रेम्स में डिवाइड करने के लिए मल्टीपल तरीके हैं, दो तरीके बेसिकली। फ्रेम्स में डिवाइड करने का मतलब क्या है, इक्वल ब्लॉक्स में, मतलब ब्लॉक्स में डिवाइड करना है। अब इसको डिवाइड करने के दो तरीके क्या है कि एक फिक्स्ड साइज फ्रेमिंग कर सकते हैं और एक होता है वेरिएबल फ्रेमिंग। फिक्स साइज फ्रेमिंग में होता है कि मैं फ्रेम का साइज फिक्स कर देता हूँ। फ्रेम साइज इज़ फिक्स्ड। तो हम फिक्स्ड फ्रेमिंग की बात कर रहे हैं, फिक्स्ड फ्रेम साइज। तो उसमें क्या होता है, उसमें हमारा सपोज यही हमें डेटा ट्रांसमिट करना है, तो हम अपने सेंडर और रिसीवर के बीच में डिसाइड कर लेंगे कि फ्रेम साइज़ क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने 3 बिट्स का फ्रेम साइज़ चूज़ किया, सपोज यही हमारी बिट स्ट्रीम थी 101001, तो अगर मैंने 3 बिट्स का फ्रेम साइज़ डिसाइड किया, तो इस टाइप से मेरा डेटा ट्रांसमिट हो सकता है। पूरा डेटा क्या था 101001, बट मैंने इसको फ्रेम्स में डिवाइड किया और आगे ट्रांसमिट कर दिया नोड टू नोड। बट अब आप कहोगे ठीक है, ये ईजी तरीका है कि हमने 3 साइज़ की करी, सेंडर रिसीवर में एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है कि वो ईजिली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है ना, फॉर एग्जांपल मेरा बिट था, डेटा जो था वो था 100010। ठीक है, और आपने कहा कि मैं 3 बिट्स के हिसाब से इसको बांटूंगा। तो 3 बिट्स में तुम एक फ्रेम बना 101, नेक्स्ट फ्रेम बना 001, और लास्ट फ्रेम देखो सिर्फ 0। इसमें 2 प्लेसेस अभी भी खाली है। तो ये इंटरनल फ्रैगमेंटेशन हो गया। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन का मतलब कि हमारे पास जगह थी, बट ये फ्रेम एक तरीके से एम्प्टी गया। इसमें वेकेंट स्पेस था, बट हमारे पास बिट्स ही नहीं थी, डेटा ही नहीं था। तो इसकी वजह से हम प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाए उस फ्रेम के स्पेस को, जिसकी वजह से हमारा इंटरनल फ्रैगमेंटेशन हुआ। अनडाउटेडली ये बेटर है, क्योंकि सेंडर और रिसीवर में कॉन्ट्रैक्ट है, हम इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। बट इंटरनल फ्रैगमेंटेशन हम प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए, इसको ओवरकम करने के लिए हमारा आता है वेरिएबल साइज फ्रेमिंग। वेरिएबल साइज फ्रेमिंग, वेरिएबल साइज फ्रेमिंग क्या बोलता है? वेरिएबल साइज फ्रेमिंग वो बोलता है कि आप अपने फ्रेम का साइज फिक्स मत रखो, आप डेटा के अकॉर्डिंग चेंज करो। फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ इतना डेटा भेजना है 1010, सिर्फ 4 बिट्स का, वो कहेगा ठीक है, एक 4 बिट का फ्रेम बनाओ और भेज दो। नेक्स्ट मुझे सिर्फ 3 बिट्स का भेजिए, 2 बिट्स का भेजना है 10, वो कहेगा ठीक है, 2 बिट्स का फ्रेम बनाओ भेज दो। अगर एक मल्टीपल ज़्यादा लंबा है तो उसको वेरिएबल साइज में डिवाइड करके भेज दो। पर इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी, एक लंबा डेटा था, ठीक है, बहुत बड़ा डेटा था, 10100101, ये था हमारा, और मैंने इसको रैंडमली डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल एक 3 बिट्स का ले लिया और एक मैंने 5 बिट्स का ले लिया। ऐसे मैंने वेरिएबल साइज फ्रेमिंग कर दी। बट इससे होगा क्या, इससे होगा ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि 3 करके 2 बच जाता, तो मैंने लास्ट 2 को इसी में इंक्लूड कर दिया। फिक्स साइज फ्रेमिंग में हमने देखा था ना इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, मैंने इसमें होने नहीं दिया, मैंने लास्ट की सबको एक में बना दिया। बट इससे होगा क्या, रिसीवर को समझ नहीं आएगा कि कहाँ तक एक फ्रेम ख़त्म हुआ, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। अच्छा ठीक है, ये 3 बिट्स का एक फ्रेम था, यहाँ तक ही ख़त्म हुआ, अब 0 से हमारा नेक्स्ट फ्रेम स्टार्ट हुआ, ये डिस्टिंग्विश वो नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए
हम अच्छा नॉर्मल मैं आपको अगर ये डेटा भेजूँ तो आप क्या करोगे, अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है तो आप क्या करोगे, एक ब्रैकेट लगा दोगे, ऐसे करोगे। ब्रैकेट का मतलब क्या है, एक ब्रैकेट के अंदर एक फ्रेम, दूसरे ब्रैकेट के अंदर दूसरा फ्रेम। तो बस फ्रेमिंग में भी हम यही करेंगे, वेरिएबल साइज में ब्रैकेट लगा देंगे। बट ब्रैकेट अब मैथमेटिकल वो ब्रैकेट तो लगा नहीं सकते, ब्रैकेट भी किस फॉर्म में होगा, बिट्स के फॉर्मेट में होगा। तो मैं एक पैटर्न डिसाइड कर लूँगा, फॉर एग्जाम्पल 000 या 101, आप रैंडमली उस सेंडर रिसीवर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, 101 मतलब ब्रैकेट, या इसको सिंपल रखते 000 मतलब ब्रैकेट, ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट। तो अब मुझे डेटा क्या था मेरा, पहली फ्रेम में 101 ये भेजा, फिर मैंने क्लोजिंग ब्रैकेट लगा दिया 000, ठीक है। तो जैसे ही रिसीवर को 000 मिला, वो समझ जाएगा ब्रैकेट ओपन हुआ, उसके आगे की सारी बिट्स क्या है, मेरी डेटा है। फिर दोबारा से जैसे इसको 000 मिला, वो समझ जाएगा ब्रैकेट क्लोज, मतलब इसके बीच का पार्ट जो था वो मेरा डेटा था। सिमिलरली मैं इसके लिए क्या करूँगा, इसके लिए भी मेरा एक ब्रैकेट ये हो गया, नेक्स्ट सीक्वेंस आ जाएगा मेरा डेटा का, क्या था 00101 ये आ गया, और इसको क्लोज करने के लिए मैं एक ब्रैकेट और लगा दूंगा 000 का, तो समझ जाऊंगा कि इसके बीच का जो डेटा है वो मेरा एक्चुअल फ्रेम था। अब आप कहोगे कि इसमें एक एम्बिग्विटी है। एम्बिग्विटी क्या है कि अगर 000 मेरा डेटा इटसेल्फ में एग्जिस्ट करता है, मतलब डेटा में ही 000 एग्जिस्ट करता है, सपोज मुझे ये डेटा ट्रांसमिट करना है, ठीक है, और मेरा फ्रेम भी यही है 000, तो अब सेंडर और रिसीवर को कैसे समझ आएगा कि डेटा है कि ब्रैकेट है। तो इस पर भी हम बाद में आएंगे, इस चीज़ को कैसे रिजॉल्व करते ये भी हम डिस्कस करेंगे। बट आई गेस आपको फ्रेमिंग का एक आइडिया लग पाया होगा कि फिक्स साइज फ्रेमिंग में हम क्या करते हैं, इक्वल साइजेस में हम डिवाइड करते हैं, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, इंटरनल फ्रैगमेंटेशन, प्रॉपर फ्रेम साइज का हम यूज़ नहीं कर पा रहे। फिर हम वेरिएबल साइज में आए, तो वेरिएबल साइज में प्रॉब्लम थी कि हम ब्रैकेट्स नहीं कर पा रहे थे। इंटरनल फ्रैगमेंटेशन तो नहीं है इसमें, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग इसको बांट रहे हैं। बट ब्रैकेट के लिए हमने क्या किया, एक ब्रैकेट सीक्वेंस बनाया, जिसे हम फ्लैग भी बोलते हैं, एक तरीके से फ्लैग है जो बताता है कि अब हमारा फ्रेम स्टार्ट हुआ है, अब हमारा फ्रेम क्लोज हो गया। आई होप आपको ये समझ आया होगा। फ्रेमिंग की भी दो अप्रोचेस होती है, एक होता है बिट ओरिएंटेड, एक होता है बाइट ओरिएंटेड। बिट ओरिएंटेड में जो हमारा फ्रेम है, फ्रेम इन द सेंस जो हमारी बिट सीक्वेंस है, उसको हम कलेक्शन ऑफ बिट्स की तरह देखते हैं कि वो एक कलेक्शन ऑफ बिट्स है। फॉर एग्जांपल 1010101 है, तो हम इसको देखेंगे, अच्छा अगर हमने एक फ्रेम ये डिवाइड किया तो हाँ ये 4 बिट्स की एक फ्रेम है। सिमिलरली ये 4 बिट्स का दूसरा फ्रेम है। तो हम बिट ओरिएंटेड में इसको बिट्स का सीक्वेंस देखेंगे, बट बाइट ओरिएंटेड में इसको देखा जाता है एज अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा सीक्वेंस है 1010101, तो इसको मैं बाइट्स के फॉर्म में करूँगा। तो इसको मैंने डिवाइड किया 10101 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये मेरा एक बाइट है। मैं इसको बिट्स नहीं देखूंगा, मैं इसको देखूंगा कि हाँ ये एक बाइट का सीक्वेंस है, क्योंकि हमारा एक बाइट कितना होता है, 8 बिट्स के बराबर होता है, 8 बिट्स। तो मैं इसको एज अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स देखूंगा। तो जो मेरा दूसरा फ्रेम होगा वो दूसरे बाइट के फॉर्म में होगा। इस सिमिलरली मल्टीपल बाइट्स डाल सकता हूँ, जैसे इसमें मैंने 4 बिट्स डाली, हो सकता है मैं इस एक फ्रेम में 4 बाइट्स डाल दूँ, यानी 32 बिट्स डाल दूँ। तो बाइट ओरिएंटेड में हम जो फ्रेम है उसको बाइट के फॉर्मेट में देखते हैं, बिट ओरिएंटेड में हम फ्रेम को बिट्स के फॉर्मेट में देखते हैं। प्रोटोकॉल क्या यूज़ होता है बिट ओरिएंटेड में, HDLC, हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल। प्रोटोकॉल मतलब रूल, तो कैसे नोड टू नोड हमारा फ्रेम ट्रांसफर होगा, उसके लिए प्रोटोकॉल क्या यूज होता है, HDLC। बाइट ओरिएंटेड में हम क्या प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, बाइसिंक, DDCMP एंड PPP। बाइसिंक मतलब बाइनरी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, DDCMP मतलब डिजिटल डेटा कम्युनिकेशन मैसेज प्रोटोकॉल, एंड PPP मतलब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इसको हम आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम HDLC को प्रॉपर डिटेल में देखेंगे क्या होता है। अब हम HDLC स्टार्ट करने जा रहे हैं, उससे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं जो हम HDLC में यूज़ करेंगे। टाइप्स ऑफ स्टेशन, तो HDLC में बेसिकली 3 टाइप के स्टेशन होते हैं। स्टेशन का मतलब नोड, कि जो हम नोड टू नोड ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो किस टाइप का नोड हो सकता है। तो एक होता है प्राइमरी स्टेशन। प्राइमरी स्टेशन जो आपका लिंक है उसको कंट्रोल करता है, वो कमांड इश्यूज़ करता है कि अभी आप फॉर एग्जांपल मल्टी पॉइंट नेटवर्क है, तो वो डिसाइड करेगा कि एक पर्टिकुलर डिवाइस डेटा भेज सकता है या नहीं भेज सकता, तो कंट्रोल करता है, तो वो कमांड इशू करता है। दूसरा होता है सेकेंडरी। सेकेंडरी क्या है, प्राइमरी के अंडर काम करता है और उसके कमांड के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स देता है। सपोज एक प्राइमरी ने बोला कि आप एक पर्टिकुलर नोड अब आप डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हो, तो वो सेकेंडरी स्टेशन कहेगा अच्छा ठीक है अब मैं डेटा ट्रांसफ़र करूँगा।
तो उसके अंडर वो काम करता है। नेक्स्ट है हमारा कंबाइंड। कंबाइंड क्या है, प्राइमरी की तरह भी एक्ट कर सकता है, सेकेंडरी की तरह भी एक्ट कर सकता है, यानी वो कमांड भी दे सकता है और रिस्पॉन्स भी जनरेट कर सकता है, दोनों की तरह काम करता है। ठीक है। लाइन कॉन्फ़िगरेशन दो टाइप की होती है, अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड में हमारा एक प्राइमरी स्टेशन होगा और वन या वन से ज़्यादा सेकेंडरी स्टेशन हो सकते हैं, जो कि हमारा नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड में यूज़ होता है। अभी हम वो आगे देखेंगे। नेक्स्ट होता है बैलेंस्ड। बैलेंस्ड में हमारा दो कंबाइंड स्टेशन होगा जो कि आपस में बात करते हैं, जो एक दूसरे को रिस्पॉन्स भी दे सकते हैं और कमांड भी दे सकते हैं। ट्रांसफर मोड दो टाइप के, नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड। नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड क्या है, एक अनबैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें अनबैलेंस्ड का मतलब क्या है, एक प्राइमरी होगा और एक से ज़्यादा सेकेंडरी हो सकते हैं। अच्छा, ये पॉइंट टू पॉइंट भी हो सकता है, मल्टीपल पॉइंट भी हो सकते हैं। जैसे मैं इससे एक डिवाइस पर कनेक्ट कर सकता हूँ सी, सपोज एक कॉमन कनेक्शन है कुछ इस टाइप का। ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि हमारा ए से बी कमांड जा सकता है, बी से ए रिस्पॉन्स, क्योंकि बी क्या है हमारा सेकेंडरी, ए क्या है हमारा प्राइमरी। सिमिलरली ए टू सी हमारा कमांड जा सकता है, फिर सी टू ए हमें रिस्पॉन्स मिलेगा। तो ये एक अनबैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन है जिसको हम नॉर्मल रिस्पॉन्स मोड कहते हैं। नेक्स्ट हमारा ट्रांसफर मोड है एसिंक्रोनस बैलेंस मोड। बैलेंस नाम से दिख रहा है, तो हम इसमें बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे दो कंबाइंड स्टेशन होते हैं और आपस में वो कमांड भी दे सकते हैं एक दूसरे को और रिस्पॉन्स भी जनरेट कर सकते हैं। ज़्यादातर ये पॉइंट टू पॉइंट ये होता है, मल्टी पॉइंट भी यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली हम इसको पॉइंट टू पॉइंट ही यूज़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ट्रांसफर मोड यही है हमारा एसिंक्रोनस बैलेंस मोड। अब स्टार्ट करते हैं हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल HDLC को डिटेल में पढ़ते हैं। ये एक सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है। सिंक्रोनस एसिंक्रोनस क्या होता है वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है, साथ में ये वेरिएबल फ्रेमिंग है। हमने अभी डिस्कस किया था वेरिएबल और फिक्स साइज क्या होता है। तो फटाफट से HDLC देखते हैं। तो इसका जो फ्रेम का फॉर्मेट होता है वो कुछ इस टाइप का होता है। फ्लैग, फ्लैग क्या होता है, ब्रैकेट, क्योंकि हम वेरिएबल साइज फ्रेमिंग कर रहे हैं तो हमें फ्लैग की ज़रूरत है। फ्लैग, तो स्टार्टिंग और एंडिंग में देखो आप, हमने फ्लैग दे रखा है। और HDLC में सेंडर और रिसीवर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि फ्लैग होगा 0, 6 times 1 एंड 0। ये सीक्वेंस मिलती समझ जाओ कि वो फ्लैग है, कि वो ब्रैकेट है। ठीक है। 1 बाइट मतलब 8 बिट्स का सीक्वेंस है, 0, 6 times 1 एंड 0। उसके बाद आ जाती है एड्रेस फील्ड। एड्रेस फील्ड होता है जैसे हम नोड टू नोड ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो एड्रेस की ज़रूरत है कि किस नोड पे हमें वो डेटा ट्रांसमिट करना है, उसका एड्रेस होता है। जैसे हमने मैक एड्रेसिंग पढ़ा था, डेटा लिंक लेयर क्या करता है, मैक एड्रेसिंग, तो वही एड्रेस की बात हो रही है। अच्छा, अगर एड्रेस फील्ड अगेन 1 बाइट की है, ये 1 बाइट मतलब 8 बिट्स। अगर एड्रेस फील्ड अगर 8 times 1 है, 4, 5, 6, 3, हाँ, अगर 8 times 1 है तो इसका मतलब ये ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। प्राइमरी स्टेशन जो ब्रॉडकास्ट कर रहा है कि अपने सारे सेकेंडरी को भेजना चाह रहा है वो डेटा, तो 8 times 1 का मतलब ब्रॉडकास्ट। नेक्स्ट है कंट्रोल फील्ड। कंट्रोल फील्ड को अभी हम डिटेल में देखेंगे, तो अभी के लिए आप इसको दिमाग में रखो कि 1 बाइट की कंट्रोल फील्ड होती है। उसके बाद आपकी पेलोड। पेलोड का मतलब होता है आपका एक्चुअल मैसेज जो आपको नेटवर्क लेयर से मिला है, जो आपको ट्रांसमिट करना है, वो पेलोड एक्चुअल मैसेज आएगा आपका। उसके बाद फाइनली FCS, फ्रेम चेक सीक्वेंस, जो कि 2 या 4 बाइट्स का हो सकता है। 2 या 4 बाइट्स मतलब 16 बाइट्स या 16 बिट्स या 32 बिट्स का हो सकता है, जो कि एरर कंट्रोल में यूज़ होता है। जनरली हम CRC यूज़ करते हैं, हमने डिस्कस किया, CRC यूज़ करते हैं या चेकसम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एरर। और लास्ट में हमारा फ्लैग यानी क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया। इस पार्ट को हम हेड कहते हैं, जिसमें हमारा फ्लैग, एड्रेस और कंट्रोल आता है। और लास्ट में FCS और फ्लैग को हम टेल कहते हैं, उस फ्रेम का हेड और टेल। HDLC हमारे बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, आई फ्रेम, S फ्रेम एंड U फ्रेम। ठीक है। ये हमने कंट्रोल फील्ड के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है इसको। सबसे पहले आता है आई फ्रेम, इंफॉर्मेशन फ्रेम। इंफॉर्मेशन फ्रेम का ही मैंने आपको फ्रेम बना के दिया है कि सबसे पहले फ्लैग होगा, फिर एड्रेस होगा, कंट्रोल होगा, फिर इन्फॉर्मेशन जो हमारा मैसेज है वो होगा, उसके बाद FCS और फ्लैग होगा। ये कैरी करता है इन्फॉर्मेशन इन द नेटवर्क लेयर। इसका जो फर्स्ट बिट होगा कंट्रोल फील्ड का, ये मैंने फ्रेम बनाया है। कंट्रोल फील्ड भी तो बिट्स के फॉर्मेट में, तो उस बिट्स को भी हमने छोटे छोटे फ्रेम्स में डिवाइड किया है। उसका जो फर्स्ट बिट होगा वो 0 होगा। तो जैसे ही रिसीवर को कंट्रोल फील्ड का फर्स्ट बिट 0 मिला, इसका मतलब समझ जाएगा कि ये कौन सी फ्रेम है, आई फ्रेम है, तो 0 है। नेक्स्ट है NS का मतलब होता है हमारा सेंडिंग सीक्वेंस नंबर। जब हम डिस्कस कर रहे थे फ्लो एंड एरर प्रोटोकॉल, जिसमें हम ARQ मैकेनिज्म देख रहे थे, तो उसमें हम देख रहे थे हम फ्रेम का सीक्वेंस नंबर भेजते हैं और फिर रिसीवर हमें नेक्स्ट फ्रेम का नंबर भेजता है कि अब कौन सा फ्रेम हमें भेजना है।
तो सेंडिंग सीक्वेंस नंबर कि अभी करंटली हम कौन सा फ्रेम भेज रहे हैं, उसका नंबर, P और F पोल एंड फाइनल बिट, इस पर अभी हम आते हैं। उसके बाद है NR मतलब रिसीविंग सीक्वेंस नंबर कि अब रिसीवर को कौन सा रिसीव होगा और हम नेक्स्ट कौन सा भेजेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है सेंडर और रिसीवर के बीच में। P एंड F पोल एंड फाइनल बिट। तो पोल बिट हमारा कमांडिंग बिट होता है जो कि प्राइमरी स्टेशन सेकेंडरी को भेजता है कि ठीक है अब हम आपको मैसेज भेज रहे हैं, आप पोलिंग करो कि ये किस सेकेंडरी स्टेशन का मैसेज है, क्योंकि हमने एड्रेस भेज दिया। तो पोल बिट का मतलब होता है कि अब हमारा जो कनेक्शन है, जो अब हमारा डेटा ट्रांसफर है स्टार्ट हुआ है, तो अब आप सेकेंडरी स्टेशन मुझे रिस्पॉन्स दो कि आपको डेटा मिला कि नहीं मिला, एक्नॉलेज करो। और रिस्पॉन्स में जब फाइनल पूरा हमारा कम्युनिकेशन हो जाता है तो सेकेंडरी स्टेशन एस बिट भेजता है प्राइमरी स्टेशन को, फाइनल बिट, कि अब ये हमारा ट्रांसमिशन हो गया है, टर्मिनेट, फाइनल बिट, क्लोज। जैसे आप वॉकी टॉकी में देखो कैसा होता है, अल्फा टू चार्ली, अल्फा टू चार्ली। तो अल्फा टू चार्ली, अल्फा टू चार्ली का क्या मतलब है, चार्ली से आप पोलिंग कर रहे हो कि मुझे रिस्पॉन्स दो। चार्ली वापसी में क्या बोलता है, चार्ली टू अल्फा, ओके चार्ली टू अल्फा, इसका मतलब कनेक्शन एस्टैब्लिश है, आप दोनों कनेक्टेड हो। लास्ट में आप वॉकी टॉकी में क्या बोलते हो, ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट मतलब खत्म, ओवर एंड आउट मतलब फाइनल बिट। तो पहले पोलिंग करता है फिर फाइनल बिट आ जाता है। नेक्स्ट है एस फ्रेम। एस फ्रेम होता है सुपरवाइजरी फ्रेम, जो कि बार मतलब हम नेटवर्क उस कनेक्शन में भेज देते हैं जिससे हमारा फ्लो और एरर कंट्रोल में रहे। कोई अगर कहीं एम्बिग्विटी आई है, कोई फ्रेम लॉस हो गया है, किसी को दोबारा भेजना है, तो उस केस में हम सुपरवाइजरी फ्रेम भेजते हैं 2-3 फ्रेम ट्रांसफर करने के बाद कि हाँ सब सही है ना, कनेक्शन सब सही चल रहा है ना, तो सुपरवाइज करता है वो उस कनेक्शन को। इसकी जो फर्स्ट 2 बिट्स होगी, कंट्रोल फील्ड की बात कर रहा हूँ, कंट्रोल फील्ड को हमने जूम इन किया है, उसके अंदर अब हम देख रहे हैं, तो इसकी जो फर्स्ट 2 बिट्स होंगी वो 10 होगी। जैसे रिसीवर को 10 मिला, वो समझ जाएगा कि अभी इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट नहीं हो रही, ये सुपरवाइजरी फ्रेम है, ये एरर कंट्रोल के लिए मुझे मिली है। तो इसकी फर्स्ट 2 बिट्स के 10। उसके बाद एस के हमारा सुपरवाइजरी फंक्शन बिट्स, कुछ बिट सीक्वेंस है सुपरवाइजरी के लिए, वो हर एक नेटवर्क पे डिपेंड करता है। उसके बाद फिर से P एंड F पोल फाइनल बिट, सेम वॉकी टॉकी कनेक्शन। उसके बाद NR रिसीविंग सीक्वेंस बिट कि अब हमारा नेक्स्ट, चलो सुपरवाइजरी तो हो गया, अब नेक्स्ट हमें कौन सा फ्रेम भेजना है तो उसके अकॉर्डिंग। फाइनली यू फ्रेम है, यू फ्रेम मतलब अननंबर्ड फ्रेम, इसमें कोई हम फ्रेम नहीं भेज रहे। देखो कंट्रोल फील्ड को मैंने फिर जूम इन किया, इसकी जो फर्स्ट 2 बिट्स है वो 1-1 होती है। तो जैसे रिसीवर को 1-1 मिली कंट्रोल फील्ड के अंदर, वो समझ जाएगा कि क्या है, ये अननंबर्ड फ्रेम है। अननंबर्ड फ्रेम हमें लिंक मैनेजमेंट में हेल्प करता है कि लिंक सही काम कर रहा है या नहीं, तो वो टेस्टिंग के लिए एक फ्रेम भेज देता है कि टेस्टिंग के लिए भेज दिया, रिसीवर कहेगा हाँ ये मिल गई, तो इसका मतलब लिंक हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। तो एक तरीके से टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है ये। उसके बाद एम मतलब मैनेजमेंट, जो ये लिंक मैनेजमेंट है उसकी बिट्स जाती है, फिर पोल या फाइनल, फिर दोबारा से मैनेजमेंट बिट्स। तो ये सेंडर और रिसीवर के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग हमारी बिट्स जाती है। तो ये HDLC का कंसेप्ट था, जिसमें हमने देखा फ्लैग हमारा एक सीक्वेंस होता है, उसके बाद एड्रेस फील्ड होती है, अगर सारे 1 है तो उसका मतलब ब्रॉडकास्ट। उसके बाद हमने कंट्रोल फील्ड देखी, कंट्रोल फील्ड भी 3 टाइप की होती है, आई फ्रेम, एस फ्रेम, यू फ्रेम। उसके बेसिस पे हमने HDLC के 3 टाइप्स देखे। कंट्रोल फील्ड को थोड़ा जूमिंग करके देखा, फर्स्ट बिट 0 तो मतलब वो इन्फॉर्मेशन फ्रेम है, फर्स्ट 2 बिट्स 10 इसका मतलब वो सुपरवाइजरी फ्रेम है, फर्स्ट 2 बिट्स 1-1 इसका मतलब वो यू फ्रेम है। तो ये HDLC था। अब इसमें एक कंसेप्ट आता है बिट स्टफिंग का, वो अभी हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं बिट स्टफिंग की। तो फॉर एग्जांपल जो हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो हम पेलोड था हमारा फ्रेम में, मैसेज था, वो इटसेल्फ फ्लैग होता, मतलब हमें यही डेटा ट्रांसफ़र करना है जो कि हमारा फ्लैग सीक्वेंस है। तो रिसीवर को कन्फ्यूजन हो जाएगी कि वो फ्लैग है या मैसेज है, क्योंकि वो तो उसको फ्लैग की तरह ट्रीट करेगा, बट एक्चुअल में हम उस मैसेज भेजना चाह रहे थे। तो इस एम्बिग्विटी को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं ना, जब भी 5 कंसेक्यूटिव 1s मिलते हैं हम एक 0 स्टफ कर देते हैं। तो रिसीवर समझ जाता है कि अगर 5 कंसेक्यूटिव 1 के बाद एक 0 है, इसका मतलब वो 0 स्टफ किया गया है। फॉर एग्जांपल मुझे ये डेटा ट्रांसफ़र करना था, ये मेरा ओरिजिनल डेटा था, तो आप देखो 0 फिर 6 टाइम्स 1 और फिर 0, मतलब ये फ्लैग है, बट मैं इसको एज अ डेटा ट्रांसफ़र करना चाह रहा हूँ। तो क्या करेंगे, हम इसको हर 5 1 के बाद एक 0 इंसर्ट करेंगे, मतलब 0 5 टाइम्स 1, इसके बाद एक 0, ये मैंने इंसर्ट किया, ठीक है। 5 टाइम्स 1 का मतलब है यहाँ तक हो गया, इसके बाद क्या है 1 0, फिर क्या है 4 टाइम्स 1, 4 टाइम्स 1 में कोई इशू नहीं है, 4 टाइम्स 1 में कोई इशू नहीं है। तो आप देखो ये मैंने स्टफ़ कर दिया, इसको स्टफ्ड बिट बोला जाता है। तो रिसीवर चेक करेगा, जहाँ उसे कंसेक्यूटिव 5 1s मिले
वो नेक्स्ट बिट चेक करेगा, अगर 0 है तो वो उसको रिमूव कर देगा और कहेगा ठीक है वो स्टफ्ड बिट थी, और फिर अपना डेटा को उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करेगा। तो इसके थ्रू हमने क्या किया, फ्लैग को अगर हमें ट्रांसफ़र करना है तो हमने स्टफिंग के थ्रू उस एम्बिग्विटी को रिमूव किया। बट अब आप दोबारा ये सवाल उठा सकते हो कि सपोज मुझे यही डेटा ट्रांसफ़र करना है कि 0 5 टाइम्स 1 और फिर 0, तो अब आप 5 टाइम्स 1 में क्या करोगे, एक 0 इंसर्ट कर दोगे। भाई आपको जहाँ 5 टाइम्स 1 मिले वो 0 इंसर्ट हो जाएगा। मतलब सपोज अब जो नया डेटा, ये तो हमारा स्टफ होके आया, मान लो मुझे यही डेटा ट्रांसफ़र करना था, मान लो यही डेटा, अभी न्यू डेटा इसी को ट्रांसफ़र करना है, तो अब आप क्या करोगे, 0 5 टाइम्स 1 मिला, 5 टाइम्स 1 मिलते ही 0 इंसर्ट कर दिया, 0 इंसर्ट कर दिया, उसके आगे का डेटा एज इट इज़ 0 1 0 4 टाइम्स 1 एंड 0। तो जैसे ही उसको 5 टाइम्स 1 मिला वो समझ, और उसके आगे एक 0 मिला, वो समझ जाएगा कि ये क्या है, स्टफ्ड बिट है, इसको रिसीवर रिमूव कर देगा, एक तरीके से अंडो ऑपरेशन करेगा। तो हमने स्टफिंग, बिट स्टफिंग के थ्रू क्या इंश्योर किया कि हमारा अगर फ्लैग पार्ट है मैसेज का तो हम उसके लिए एक 0 स्टफ करेंगे जिससे एम्बिग्विटी ना हो। सिमिलरली बाइट स्टफिंग होता है, बाइट स्टफिंग यूज़ होता है हमारा बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, PPP एक प्रोटोकॉल था, एक हमारा बाइसिंग था, एक DDCMP था, तो उसमें हम एम्बिग्विटी रिमूव करने के लिए बाइट स्टफिंग देखते हैं। वो प्रोटोकॉल्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट बाइट स्टफिंग देख लेते हैं जब हम बिट स्टफिंग डिस्कस कर ही रहे हैं। तो उसमें क्या होता है, बाइट्स के फॉर्मेट में डेटा जाता है, उसमें भी एक फ्लैग होता है। तो अगर सपोज ओरिजिनल डेटा ही हमारा फ्लैग है, हमें फ्लैग ही ओरिजिनल डेटा भेजना है, तो उसमें हम एक एस्केप सीक्वेंस डाल देते हैं। आपने कोडिंग में भी देखा होगा कि आप कभी एक स्ट्रिंग के अंदर आपको अगर एक अपोस्ट्रोफी यूज़ करना होता है तो आप एक एस्केप सीक्वेंस बैकस्लैश डालते हो, एस्केप सीक्वेंस। तो वो इंश्योर करता है कि जो आपका ये पर्टिकुलर सिंबल है वो कोई स्ट्रिंग का फ्लैग नहीं है, वो इटसेल्फ एक कैरेक्टर है स्ट्रिंग का। तो हम एक एस्केप सीक्वेंस डालते हैं। सिमिलरली बाइट स्टफिंग में एक एस्केप सीक्वेंस आ जाता है जो कि इंश्योर करता है कि अगर एस्केप फ्लैग लिखा है, इसका मतलब फ्लैग हमारा ब्रैकेट नहीं है, वो डेटा का पार्ट है। ठीक है। सिमिलरली अगर हमें एस्केप सीक्वेंस से भेजना है तो उस केस में हम क्या करेंगे, एस्केप भेज देंगे। तो 2 बार मिलती है, वो समझ जाएगा कि एक पर्टिकुलर एस्केप जो है वो हमारा डेटा का पार्ट है। दूसरा एस्केप सीक्वेंस हमने इसलिए डाला है जिससे कि रिसीवर समझ पाए कि वो एस्केप सीक्वेंस नहीं है, वो डेटा का पार्ट है। सिमिलरली अगर हमारा ओरिजिनल डेटा है एस्केप फ्लैग, तो इस पर्टिकुलर एस्केप के लिए हम एक एस्केप सीक्वेंस डालेंगे और इस पर्टिकुलर फ्लैग के लिए हम दूसरा एस्केप सीक्वेंस डालेंगे। एक्चुअल में डेटा तो ये था, बट एस्केप के लिए हमने ये एस्केप सीक्वेंस डाला और इस फ्लैग के लिए ये वाला एस्केप सीक्वेंस डाला। सिमिलरली 2 एस्केप सीक्वेंस है तो हर एक के लिए एक एस्केप सीक्वेंस आ जाएगा। ठीक है। तो सिमिलरली आप बाइट स्टफिंग कर सकते हो। फ्लैग इसमें 2 टाइप के होते हैं, STX एंड ETX। STX का मतलब होता है स्टार्ट ऑफ टेक्स्ट, जिसको हम ओपनिंग ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, और नेक्स्ट होता है ETX यानी एंड ऑफ टेक्स्ट। तो इस टाइप से हम बाइट स्टफिंग कर सकते हैं। आई होप एक छोटा सा टॉपिक है ट्रांसमिशन, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी हमने डेटा लिंक लेयर में पढ़ा कि फ्रेम्स ट्रांसफ़र होते हैं फ्रॉम वन नोड टू अनदर। तो किस टाइप का ट्रांसमिशन है वो हम देखते हैं। 2 टाइप के ट्रांसमिशन होते हैं, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस में क्या होता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में क्लॉक होती है जो कि सिंक्रोनाइज करती है सेंडर और रिसीवर के बीच का डेटा। वो रेगुलरली चेक करते रहते हैं कि जैसे ही सेंडर ने डेटा भेजा तुरंत रिसीवर को रिसीव हो जाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी से वीडियो कॉल करते हो, तो जैसे ही आप कोई बात बोलते हो रिसीवर को वो डेटा तुरंत मिल जाता है, या रिसीवर जो आपके सामने जो वीडियो कॉल कर रहा है वो आपको कोई बात बोलता है तो आपके पास तुरंत वो पहुंच जाता है। तो ये है आपका सिंक्रोनस ट्रांसमिशन। एसिंक्रोनस में क्या होता है कि जब सेंडर डेटा भेजता है तो रिसीवर के पास कुछ टाइम बाद पहुंचता है, वो तुरंत नहीं पहुंचता, कुछ टाइम लैग होता है। जैसे कि ईमेल में अगर आप किसी को ईमेल भेजते हो तो तुरंत ईमेल तो नहीं पहुंचता, कुछ टाइम लगता है पहुंचने में। और पूरा ईमेल एक साथ कभी नहीं जाता, वो फ्रेम्स के फॉर्म में या बाइट्स के फॉर्म में जाता है, टुकड़ों में जाता है, फिर रिसीवर उसको असेंबल करता है। वो सब कैसे स्विचिंग होती है वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट अभी आप देखो कि 2 तरीके के ट्रांसमिशन है, सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। तो ये मैंने डिफ्रेंसिएशन लिख दिया, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। तो सिंक्रोनस में क्या है, डेटा इज सेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स, फ्रेम्स के फॉर्म में डेटा जाता है। इसमें कैसे जाता है, बाइट्स या कैरेक्टर के फॉर्म में। नेक्स्ट है सिंक्रोनस, हमारा फास्ट है बट कॉस्टली भी है। जैसे आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तुरंत हो जाती है, आपको तुरंत रिसीवर से जो भी इन्फॉर्मेशन आपके पास तुरंत आती है, बट उसके लिए आपको एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है जो कि है कॉस्ट ऑफ इंटरनेट। नेक्स्ट है ये स्लो है बट इकोनॉमिकल है। अब ईमेल सेंड करने की ज़्यादा कॉस्ट नहीं होती, बट कंपैरेटिवली ईमेल स्लो होता है। नेक्स्ट क्या है, देखो टाइम इंटरवल ऑफ ट्रांसमिशन इज रेगुलर।
रेगुलरली आपके पास पहुंचता रहता है, तो टाइम इंटरवल जो है वो रेगुलर है। इसमें नॉट रेगुलर है, इरेगुलर रहता है, कभी कोई डेटा पहुंचता है, कभी कोई डेटा पहुंचता है, तो इसमें इरेगुलर ट्रांसमिशन रहता है। सिंक्रोनाइजेशन के लिए इसमें क्लॉक यूज़ होती है, सेंडर और रिसीवर के बीच में क्लॉक होती है जो कि रेगुलरली सिंक्रोनाइज करते हैं कि डेटा आ गया या नहीं आया। कभी कभी आप देखते होंगे वीडियो कॉल में आवाज़ अटक जाती है, वो इसलिए होता है क्योंकि सिंक्रोनस कहीं ना कहीं वो टूट जाता है, तो उसको वापस से वो रिफ्रेश करते हैं, वापस से ठीक करता है कम्युनिकेशन चैनल, तो आपको फिर से आवाज़ ठीक से आने लगती है। सिमिलरली इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग या एंडिंग बिट्स यूज़ होती है, जो भी हमने फ्लैग्स पढ़ा था, तो फ्लैग्स यूज़ करते हैं या डीलिमिटर्स यूज़ करते हैं, जिससे पता चलता है कि एक पर्टिकुलर फ्रेम या एक पर्टिकुलर बाइट सीक्वेंस अब रिसीव हो चुका है, अब नेक्स्ट सीक्वेंस आएगा। ये हमारा फुल डुप्लेक्स होता है, जैसे वीडियो कॉल में कंटिन्यूसली आप बात कर सकते हो, बट ये हाफ डुप्लेक्स होता है। तो ये कहानी थी ट्रांसमिशन की। आई होप आपको इस वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा। हमने HDLC डिस्कस किया, फ्रेमिंग डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ फ्रेमिंग देखा, उसके बाद हमने ट्रांसमिशन देखा। अगर आपको सब समझ आया हो तो कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।